हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेबी केयर। सो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी दोनों प्रेगनेंसीज के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जब मैंने ये चैनल क्रिएट किया था उस टाइम मेरे मन में यही थॉट था कि मेरी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो बहुत ही अच्छी रही और मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि जो काफ़ी लोगों के साथ उनके बड़े नहीं रहते हैं तो हमारी वीडियोस के थ्रू उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो और वो अपने बेबीज़ को सिंगल हैंडल कर पाएँ। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी, जैसा कि आप लोग काफ़ी लोग जानते ही हैं कि काफ़ी अच्छी रही है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर लास्ट ट्राइमेस्टर तक मुझे कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी और ना ही डिलीवरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस आई। बट ज़रूरी नहीं होता कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा हो तो सेकंड एक्सपीरियंस भी अच्छा ही हो। तो जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी रही वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही जो और मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि अगर आप लोग कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो अपनी प्रेगनेंसी में तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपनी डॉक्टर की बात मानना है। सेकेंड प्रेगनेंसी में जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, मतलब जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 1 to 3 मंथ था, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी। उसके बाद मूड स्विंग्स, कोई बात बहुत जल्दी लग जाना, गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन थी। बट मुझे उस समय बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही थी। जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर पा रही हूँ, उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा टेंस टाइप में थी क्योंकि वॉमिटिंग जब आपको होती है, वो भी सीवियर वॉमिटिंग, आपकी बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा उस समय डिप्रेस टाइप भी बोल दो कि गुस्सा आती थी और फिर एक बेबी को भी संभालना होता है। तो ये मैं बता रही हूँ कि ये नॉर्मली होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपको ना घबराना नहीं है इस चीज़ से। अगर आपके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं तो भी अपने आप को काम रखने की कोशिश रखिए। उसके बाद जैसे ही मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ और जब मेरी वॉमिटिंग धीरे धीरे कम होने लगी तब जाके मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई। लेकिन अभी भी कम प्रॉब्लम्स नहीं होनी थी। जैसे ही मैंने अपना लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड कराया तब मुझे ये डायग्नोस हुआ कि बेबी के आसपास का जो फ्लूइड होता है, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, वो ज़्यादा है। पॉलीहाइड्रोमिनोस की कंडीशन मेरी प्रेगनेंसी में है। ये बहुत ही रेयर होती है प्रेगनेंसीज में। पॉलीहाइड्रोमिनोस के बारे में मैं एक डीप वीडियो बनाऊंगी बहुत ही जल्दी। अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है दोनों बच्चों के साथ, लेकिन मैं उसके बारे में आपको डीप ही बताऊंगी। और इसके साथ साथ कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन सामने आई जिसको भी मैं लेटर ही डिस्कस करूंगी क्योंकि उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए आपके साथ शेयर करने के लिए। पॉलीहाइड्रोमिनोज के बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि इसकी कोई मेडिसिन भी नहीं है कि हम पानी आपको मेडिसिन दे दें और आपका पानी कम हो जाए। मैं आम भाषा में आपसे बात करूँगी कि जो गर्भाशय जिसमें शिशु रहता है, जिसमें बच्चा रहता है, उसके आसपास के पानी को हम किसी भी मेडिसिन से कम नहीं कर सकते। पहले जो मेडिसिन दी भी जाती थी तो उसका बाद में ये पता चला कि उन मेडिसिन से बच्चे के दिमाग में असर पड़ता है और सेफ नहीं होती है ओवरऑल। उसके बाद एक मेथड होता है जिसमें आपके सिरिंज डालकर एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस बारे में मैं डीप में आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी जल्द में ही। तो कोई नहीं, जब ये चीज़ भी सामने आई तब भी प्रॉब्लम्स तो हर किसी के साथ होती हैं, बट आपका डॉक्टर अगर आपके साथ सपोर्ट करता है तो आई थिंक प्रॉब्लम्स थोड़ी सी इजी हो जाती हैं। तो बट हमारी डॉक्टर बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा संभाला और बोला कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। सबसे ईजी जो आप सभी लोग समझ पाओगे वो कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बता देती हूँ कि पॉलीहाइड्रोमिनोस में जब गर्भाशय में पानी ज़्यादा होता है तब बहुत ही अर्ली डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, वाटर बैग के बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं, जो प्लेसेंटा होता है उसका कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके, मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बट क्योंकि मेरी डॉक्टर थी, उन्होंने सारी गाइडलाइंस मुझे बताई कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने फॉलो की। उसके बाद जैसे ही मैं अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर हुई, मतलब 7वें 8वें 9वें महीने में, तब
बस ऐसा हो रहा था कि चलो इतना दिन कट गया, चलो इतने दिन कट गया, अब इतने दिन और 7th मंथ में फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स था, क्योंकि 7th कहते हैं 7th मंथ में बेबी हो भी जाए अगर डिलीवर तो भी ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट 8th मंथ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं अगर बेबी डिलीवर्ड हो जाता है तो। बट लकीली ना ही मेरा बेबी 7th मंथ में हुआ, ना ही 8th मंथ में हुआ। उसके बाद मेरा 9th मंथ जब स्टार्ट हुआ तो मुझे हल्का सा कोल्ड कफ हो गया, क्योंकि हम प्रेगनेंसी में कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते। मेरी जो जुकाम और खांसी थी वो धीरे धीरे बढ़ गई, और वो इतना ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे साइनसाइटिस हो गया। साइनसाइटिस क्या होता है कि जो आपके पॉकेट्स होते हैं आपके फेस के एरिया में, जो बलगम इकट्ठा हो रहा था वो जाके उन पॉकेट्स में फिल हो गया, मतलब एक रास्ता तरीके से बना के उसमें बलगम फिट हो गया। मुझे उस समय इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, बट क्योंकि मैं कोई मेडिसिन नहीं ले सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी, तो मैं बियर करने की कोशिश कर रही थी, सहने की कोशिश कर रही थी उस दर्द को। बट दर्द इतना ज़्यादा सीवियर था कि मैं उसको सह बिल्कुल भी नहीं पाई, और मुझे अल्टीमेटली डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो मेरा जो दर्द था वो यहाँ टीथ्स में हो रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे दांत से कोई प्रॉब्लम है, तो मैं डेंटल वाले के पास गई। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे सारा चेकअप किया, मेरे हर टीथ को भी चेक किया, तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा आपके टीथ में तो कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, बट उन्होंने मुझे तभी बताया कि आपके साइनस ही फेल हो रखे हैं और आपको ईएनटी वाले के पास जाना है, मतलब आँख नाक कान के वाले डॉक्टर के पास जाना है। उस समय मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि बस मुझे ऐसा लग रहा था कि बस ये दर्द कैसे भी करके रिलीफ मिल जाए। तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने बोला मुझसे कि आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा। वैसे तो इस कंडीशन में हम लोग सीटी स्कैन करवाते हैं, बट क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो तो हमें एक्सरे करवाना पड़ेगा। बट मैंने उस समय डॉक्टर से बोला कि सर मेरी डिलीवरी कुछ ही दिनों बाद है, तो मैं चाहती हूँ कि अब कोई एक्सरे वगैरह ना हो, क्योंकि एक्सरे वगैरह ना हो तो उतना ही अच्छा होता है। बहुत ही टिपिकल कंडीशन हो तभी करवानी चाहिए, वरना अवॉइड करिए एक्सरे वगैरह प्रेगनेंसी में। तो उन्होंने मेरी इस बात को कंसिडर किया, उन्होंने मुझे 5 डेज़ की एंटीबायोटिक चलाई और बोला कि इसके बाद ही आप मुझे बताइएगा कि कैसा है आपका, और जो भी ट्रीटमेंट है वो हम आफ्टर डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। तो साइनस उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा पेन था कि जो भी वो कह रहे थे बस मेरा वो हो रहा था कि बस दे दीजिए आप, जो भी बस मेरा दर्द ठीक हो जाए। तो उसके बाद मुझे ना जो साइनस का पेन था वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर था, मुझे यहाँ से लेके पूरे मेरे हेड तक बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और एक साइड हो रहा था। उसके बाद जब डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ जो दी उनको मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया कि क्या मैं ये दवाई ले सकती हूँ, तो उन्होंने बोला यस आप ये दवाइयाँ ले सकती हूँ। उसी के बाद मैंने वो दवाई ली। खैर ये कंडीशन इससे भी पास आउट हो गया, और मेरी डिलीवरी की डेट जो थी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था तो मेरे डॉक्टर ने बोला था कि डिलीवरी आपकी पहले हो जानी चाहिए, आपको पेन है वो पहले आ जाने चाहिए। बट वो पेन भी मेरे नहीं आए, और मुझे अंदर ही अंदर लगने लगा कि पता नहीं दर्द क्यों नहीं आ रहा, ऐसा ना हो पेन नहीं आए तो फिर क्या होगा। बट पेन मुझे आ रहे थे, बट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे थे, जो लेबर के एग्जैक्ट होते हैं वो नहीं आ रहे थे, नॉर्मल पेन्स आ रहे थे। जो क्योंकि मेरी एक डिलीवरी हो चुकी है तो मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही कि जो लेबर्स की पेन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो बस मेरी जो लास्ट एलएमपी थी वो 11 मार्च थी, तो बस 11 दिसंबर की उससे पहले ही, एक रात पहले ही मुझे बहुत ही अच्छे पेन आने लगे। फिर मैं डॉक्टर के हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। उस दिन भी प्रॉब्लम कम नहीं होनी थी। जिनको मैंने इतने दिन से दिखाया, जिन डॉक्टर से मैं कंसल्ट कर रही थी, वो उस दिन प्रेजेंट नहीं थी। फिर हम लोग घबराए कि लो अब क्या होगा, अब वो डॉक्टर नहीं है जिनसे हमने इतना कंसल्ट किया है। बट बस ये आप लोग मान लीजिए, जब अंत आपका भला होता है ना तो सारी चीज़ें भली हो जाती हैं। तो बस जो मेरी नेक्स्ट डॉक्टर थी, मैं काफ़ी ज़्यादा पेन ले चुकी थी ऑलरेडी, तो मेरा मन ऐसा हो गया था कि अगर सी सेक्शन भी हो जाए तो मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा थी और मैं वो कंडीशन नहीं लाना चाहती थी कि मैं खुद पूरी ताकत लगा दूँ, पूरी एग्जॉस्ट हो जाऊँ और फिर लास्ट में ऑप्शन आ गया कि नहीं आपकी सी सेक्शन होगी। अगर सी सेक्शन है तो पहले ही कर दीजिए। मैं तो इतना ज़्यादा पेन के बाद थक चुकी थी कि मैंने मैंने अपनी फैमिली से बोल दिया था कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है, नहीं प्रोग्रेस हो रही है, तो फिर सी सेक्शन आप तो करवा दीजिए।
बट जब मेरी डॉक्टर जो दूसरी डॉक्टर थी उस दिन आई, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे चेक किया और बोला नहीं नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, पूरी अच्छी प्रोग्रेस है। उसके बाद बस मुझे इंजेक्शन इंजेक्ट किए गए और मेरे पेन काफ़ी ज़्यादा हो गए और उसके बाद मेरी डिलीवरी हो गई और मेरी सेकंड डिलीवरी भी नॉर्मल ही हुई है। उसके बाद क्योंकि मेरी कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी ज़्यादा थी प्रेगनेंसी में, तो मेरे बेबी का डिलीवरी के बाद अल्ट्रासाउंड वगैरह किया गया कि इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट बस अंत में सारी चीज़ें अच्छी हो गई। मेरे छोटे बेटे को भी कोई अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जो मेरा सेकंड बेबी है वो भी बेबी बॉय है और सब लोग चाहते थे कि गर्ल हो, बट होता है ना जो आप चीज़ चाहते हो वो आपको नहीं मिलती है। तो मेरी फैमिली तो उस टाइम ऐसे थी, मेरे मम्मी पापा मेरे सास ससुर सब लोग ऐसे थे कि लड़की, हम लोग चाहते थे कि लड़की हो जाए बट लड़की नहीं हुई और अभी हमारी फैमिली में कोई है भी नहीं, तो सब लोग यही चाह रहे थे कि लड़की हो जाए, मैं भी यही चाह रही थी कि लड़की हो जाए। पर ठीक है कोई बात नहीं, जो है सब अच्छा है। तो बस उसके सब बस लास्ट में सब कुछ ठीक हो गया और अब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी, अब मेरे सेकंड बेबी के साथ भी जर्नी कंटिन्यू है और मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ, बट मेरे पास जो टाइम बचता है मैं अपने दोनों बच्चों में ही टाइम दे देती हूँ और आपके लिए वीडियोस नहीं बना पाती। बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँ, इसलिए मैं एक हफ्ते में 2 हफ्ते मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। ऑल्सो अगर आप लोग भी कुछ जानना चाहते हैं, आपके भी कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं उनकी भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि किसी और कोई और अपनी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस झेल रहा हो वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो। ऑल्सो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं पॉलीहाइड्रोमिनोज से गुजर रही थी, मैं वीडियोस को काफ़ी सर्च कर रही थी बट मुझे कोई भी कंटेंट नहीं मिल रहा था जो कि मुझे रिलैक्स कर सके। तो सून मैं पॉलीहाइड्रोमिनोज में भी वीडियो बनाने वाली हूँ,